बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ शफान। नाज़रीन, रियासत अपनी आवाम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रियासत आवाम की सहूलियात को फराहम करती है, रियासत आवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करती है, रियासत अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देकर उनके जानो माल और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती है। लेकिन आज के इस दौर में पाकिस्तान की रियासत के हवाले से बात की जाए तो हमारी रियासत के अंदर एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, ना तो हमारी रियासत को पता है और ना हमारी आवाम को पता है। नाजरीन, गुज़िश्ता एक दिन पहले KPK के अंदर सिलाबी रेले में 15 अफराद चीखों पुकार के साथ बह गए और किसी ने भी उनकी जान बचाने की परवाह ना की। अगर हम KPK हुकूमत के हवाले से बात करें तो अली अमीन गंडापुर असेंबली के अंदर हाथ उठा उठा के नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। मेरा आज उन लोगों से सवाल है, अली अमीन गंडापुर से सवाल है, अली अमीन साहब, अगर इन लोगों की जगह आपका खानदान होता, इमरान खान का खानदान होता, आपके जो वजीर हैं, मिनिस्टर हैं, उनका खानदान होता, तो मेरे ख्याल में उसी वक्त हेलीकॉप्टर भी मुहैया किए जाते, उसी वक्त रेस्क्यू भी किया जाता, उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती और उनकी जान बचाई जाती। लेकिन ये पाकिस्तानी थे, ये मेरे ख्याल में ना रियासत का हिस्सा है, ना आपकी KPK का हिस्सा है। और वो चीखो पुकार के साथ, मुझे तो वो मंजर देख के, वो वीडियो देख के रोना आता है कि जिसमें वो चीखो पुकार कर रहे हैं और बाहर खड़े लोग बेबसी का आलम बन के उनका तमाशा देख रहे हैं और वो ऐसा ऐसा उस सिलाबी रेले की नजर हो गए और वो जाबाक हो गए। क्या हमारी रियासत का इसमें कोई उसमें किरदार नहीं है? क्या वो रियासत जो हमारी है, जो हमारी हुकूमत है, क्या वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती? हमारे पैसों से ये जो वजीर हैं, ये जो मिनिस्टर हैं, ये अयाशा करते हैं, क्या इनको नहीं पता कि अवाम किस हाल में है? सिलाबी रेले की नजर हो जाती है, बम धमाकों की नजर हो जाती है, किसी किस्म की सहूलियात नहीं दी जाती, किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, दहशतगर्दी अरूज पे हो गई है और मामलात को किसी भी हद तक कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ KPK की। अगर मैं वफाक के हवाले से बात करूं, नाज़रीन, किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जब बजट पेश किया गया तो अवाम के ऊपर मजीद जो टैक्सेस का अंबार है वो लगाया गया। अगर मैं पंजाब के हवाले से बात करूं तो 10 खरब रुपए के जो करप्शन का इंकशाफ हुआ है CM पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कि उन्होंने करप्शन किया। मुझे नहीं पता कि ये तहकीकात होंगी, इसका कमीशन बनेगा, लोग बैठेंगे और मामलात को देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये होगा, क्योंकि पिछली हुकूमतों की तरह ये सिस्टम भी चलता रहेगा। नाजरीन, बात करने के लिए तो चीजें काफी हैं, लेकिन हम इसको इसी चीज पे बाइंड अप करेंगे और इसी चीज पे देखेंगे। इस मामलात को, इस टॉपिक को गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर तज्जिया निगार वकार असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार रिजवान आरवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले तो मैं वकार असलम साहब की जानिब जाऊंगा। वकार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की तबीयत खराब होती है तो KPK हुकूमत हिल जाती है, इमरान खान को कोई मसला होता है तो KPK हुकूमत हिल जाती है। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या वो KPK का हिस्सा नहीं थे? क्या वो टैक्स नहीं पे करते? क्या वो हमारे पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं थे कि उनको बेदर्दी के साथ सिलाबी रेले ने उनको बहा के ले गए और वो जाबाक हो गए हैं? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी आरिफ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता चलूं कि जिस तरह से सलामी रेलवे की आप बता रहे हैं कि जानी नुकसान हुआ है, उसका हमारे जो कैरलेस किस्म के, बेकिस किस्म के हुक्मरान है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा KPK की। KPK के अंदर मतलब वो अली गंडापुर साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम उधार दे सकते हैं, और 12,000 रुपए के वो बिस्किट्स खा गए इस 1 साल के अंदर। नहीं है, इंतजामिया काम कर रही है। 10 सालों की मैं बात करूंगा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही KPK के अंदर, इन 10 सालों के अंदर रेस्क्यू का निजाम धर्म भरम होकर रह गया। कोई
محکمہ جاتی عملہ نہیں رکھا گیا, کوئی اپگریڈیشن نہیں ہوئی ریسکیو سروسز کی. اور 2019 میں جب علیمہ خان صاحبہ گلیشیئر پگھلنے سے سوانحی کا علاقہ تھا, یہاں پر جب سیلاب آیا تھا تو انہیں ہیلی کاپٹر نے ریسکیو کر لیا تھا کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان کی ہمشیرہ تھی. اور جبکہ جو عوام ہے انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور مجھے اس حق درمی کی, اس بے شرمی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پی کے حکومت جو ہے کس طرح یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے پاکستان مطلب ہمارا جو نظام تھا یا جو ہمارے انتظامات تھے وہ مکمل تھے. این ڈی ایم میں سب سے پہلے یہ نوٹسز جاری کرتی ہے سیلابی کہتی ہے جب اس طرح کی کوئی آنے لگتی ہے, ہائی الرٹ جاری ہوتا ہے. تو انتظامیہ کس طرف مصر تھی؟ کیا صرف وہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں کرنے میں مصروف تھے؟ کیا انہوں نے صوبے کو دربدر کر کے رکھ دیا ہے؟ اور صوبے کی عوام نہیں, صرف یہاں پہ پنجابی بھی مطلب جو سیاح گئے ہوئے تھے وہاں پر سیاحت کے گھر سے گئے ہوئے تھے, کچھ اچھے مناظر دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. عوام نے بھی کچھ حد تک احتیاط نہیں کی, لیکن ہم عوام پر نہیں ڈال سکتے. ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے, جس میں پوری طرح سے جو کے پی حکومت ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ علی امین گڈھا پور بالکل اب اس چیز کا حق رکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ سی ایم کے پی کے رہیں, وہاں پر عدم اعتماد آئے یا جو کچھ بھی آئے. سب سے پہلے تو انہیں شرم سے ہی استعفیٰ دینا چاہیے, مستعفی ہو کر بتا دینا چاہیے کہ وہ سہل نہیں ہے کہ وہ وہاں کی حکومت سنبھال سکیں, وہاں کے انتظامی معاملات کو سنبھال سکیں. اور جس قسم کی وہ خرد کرتے دکھائی دے رہے ہیں, جس زبوں حالی کے اندر انہوں نے کے پی کے کو دھکیل دیا ہے, اس سے کے پی کے عوام بھی پریشان ہے اور پاکستان کی پوری قوم مطلب اس وقت صدمے کا شکار ہے کہ وہ 18 جانے کیا انسانوں کی جانیں نہیں تھی, وہ کیا کیڑے مکوڑے تھے. وقار صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ گئی. میں رضوان صاحب کے پاس جاؤں گا. رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے وہ لوگ سیلابی ریلے کی نظر ہوئے اور یہ علی امین گنڈا پور جو کے پی کے سی ایم صاحب ہیں یہ بڑکے لگاتے ہیں اسمبلی میں جا کے کہ جی فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, نون لیگ نے یہ کر دیا, پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا. وہ اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ خود کتنا ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ کہ وہ 15 لوگ بیچارے سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے, ان کو کسی قسم کی کوئی سہولیات نہیں دی گئی اور وہ بے بسی کا ایک نشان بن کے اس دنیا سے چلے گئے, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. میں وقار صاحب کی بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. ایک بات ہے کہ آپ امین گنڈا پور کو ابھی دیکھ رہے ہیں. اگر امین گنڈا پور کو اگر آپ پیچھے دیکھیں, اس کی میں الفاظ غلط استعمال کروں کہ وہ ان کی منافقت کو یہ دیکھ لیں جب وہ ٹائم بھی تھا جب یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو لے کر آئے اور خود غائب ہو گئے. آپ اس انداز سے خود لگا لیں کہ یہ شخص کے پی کے کی حکومت کو کس اس کو اپنی جیب کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر نظر نہیں ہے. ضلعی انتظامیہ 100% ناکام ہوئی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر بتا رہے ہیں نا, آپ دیکھیں کہ پنجاب سے لوگ گئے ہیں اور وہاں پر اس سیاحت کی وجہ سے کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ان کے پاس. یہ دیکھ کہ اگر یہ لوگ نہ جائیں تو ان کا ریونیو کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, زیرو پر آ جاتے ہیں. ان کے پاس اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ریونیو جنریٹ ہو. اگر وہ ہمارے لوگوں کے سیاحت وغیرہ لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے تو کم از کم ان کی پروٹیکشن تو ان کے لیے ضروری ہے نا. اور امین گنڈا پور صاحب کی میں بات کروں, ان کو بڑکوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا. یہ وہ شخص ہے صبح کو یہ کچھ اور بات کرتے ہیں اور شام کو جا کے ان کے پاؤں پڑ جاتا ہے. آپ خود ان کی تصاویر دیکھ لیں, اسمبلی میں بات کرنے کے بعد آئینی ترمیم ہوتی ہے یا کوئی بھی ترمیم ہوتی ہے, وزیر اعظم کے ساتھ میں دائیں اور بائیں دونوں پر کھڑے ہوتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکیں کہ یہ کے پی کی حکومت کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. آپ الائنس ہیں, آپ بھی گورنمنٹ کے الائنس پہ کھڑے ہیں, آپ بالکل ہیں. اور آپ امین گنڈا پور کے علاقے میں جا کر تو دیکھیں, ان کی بدماشی ہے ہر چیز کے اوپر. بغیر مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ووٹ لینا بھی ان کا یہ حق ہے کہ وہ زبردستی ووٹ لیتے ہیں وہ لوگ.
और इस तरह करके। और ये देखें, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर जितना भी दुख का इज़हार किया जाए कम है। नौजवान या जान किसी की भी हो, अल्लाह की दी हुई जान होती है, वो चीखो पुकार, इन लोगों को एहसास नहीं हुआ। यकीन माने इनके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, फिर भी उन रिसोर्सेज को यूज नहीं किया गया। की वजह ये कि हम आम लोग हैं, और हम, जैसे वकार साहब ने कहा, हमें कीड़ा मकोड़ा समझा गया, और हमें हमेशा इलिट क्लास कीड़ा मकोड़ा ही समझती है। अगर यहाँ पर आज कोई हाई क्लास का या इलिट क्लास का कोई बंदा होता तो आज पूरा टीवी शो इसके ऊपर काम हो रहा होता और पूरे ऑपरेशन को दिखाया जा रहा होता, और आज बेचारों की लाशें, एक घर का घर तबाह हो गया। यार इन लोगों का दिल दुखता नहीं है? ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अच्छा रिजवान साहब, हमारे मुल्क का, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनका अलमिया ये है कि जब भी कोई बड़ा एक सानिया होता है तो उसमें वो किसी किस्म का, वो एक तो मजम्मत करते हैं, एक इनके पास ये एक चीज़ है मजम्मत की, एक तो ये मजम्मत करते हैं और दूसरा कहते हैं कि फलां खानदान को, फलां बंदे को हमने 20 लाख देना है, हमने 10 लाख देना। भाई वो 10 लाख को क्या करेगा, वो 20 लाख को क्या करेगा? एक घर के 10 लोग बह गए हैं, एक खानदान खत्म हो गया है, वो 10 लाख को क्या करेगा? 20 लाख को क्या उनकी कब्रों में जाके वो कहेगा कि आओ जी आपका ये अजाला हो गया है। बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि यार एक जान की कीमत आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, एक जान की कीमत 20 लाख लगा रहे हैं। ये कीमत का जान लगाना यार, ये एक, मैंने कहा, इंसानियत के खिलाफ है। आप इमदाद इस शक्ल के अंदर कर रहे हैं यार, इमदाद अगर आप करते तो उनकी जानों को बचाने की कोशिश तो करते ना। ये चीज मलबा पूरा का पूरा उस अवाम पर लगाया जाता है कि लोगों ने एहतियात नहीं किया गया। आपने क्या सिक्योरिटी दी? जब आप कोई भी हमारा ऐसा इवेंट होता है या कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर पब्लिक होती है, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म तरीका होता है, बोर्ड्स लगाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और वहाँ पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाए, देखें कहाँ पर मौजूद नहीं है, और बताया जाता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। हर चीज का एक लाएअमल और तरीकाकार होता है, सिवाय वहाँ पर आम पब्लिक के अलावा। मैंने आज तक, मेरा भी विजिट हुआ है, आज तक सिक्योरिटी का कोई बंदा किसी जगह पर मुझे ये नहीं मिला कि आप सर इस तरफ नहीं जा सकते, इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। नहीं, बिल्कुल कोई अवेयरनेस नहीं है, आज तक कोई अवेयरनेस बोर्ड भी नहीं लगाया गया, करम पर छोड़ दिया गया कि ये जैसे होता है इनके साथ होता रहता है। और यहाँ पर हम जब जाते हैं वहां पर तो हमारे साथ एक सलूक भी अच्छा नहीं किया जाता। और ये किसने करवाना है? ये उन्हीं हुकूमतों ने करवाना है ना। जब आप दूसरों के अंदर कुछ पैदा रखते हैं, ये रखते हैं कि ये पंजाबी है या ये फलां है, ये फलां है, तो पंजाबी लोग क्या इंसान नहीं है यार? वो लोग नहीं करते। रेवेन्यू कितना दे रहे होते हैं ये लोग, आप ये भी नहीं समझते। अमीन गन्नापुर साहब, मैं ये समझता हूँ 110% नाकाम हो चुके हैं, और ये ऐसे नाकाम हुए और आइंदा ऐसे जैसे हमारे यहाँ पर पंजाब में फुलदार नाकाम हुआ है, और फुलदार का नाम निशान खत्म हो गया। अब मैं ये अमीन गन्नापुर का नाम निशान खत्म देखता अच्छा, मैं वकार असलम साहब की जानना चाहूंगा। वकार असलम साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताइएगा, हमारे मुल्क के अंदर, मेरा वही सवाल है जो मैंने रिजवान साहब से किया, हमारे मुल्क के अंदर जो भी बड़ा अल्लाह ना करे सानिया हो जाए तो उसमें 2 चीजें की जाती है। एक तो मजम्मत की जाती है जो इनको मुफ्त में मिली होती है सियासतदानों को, और दूसरा उन जानों की, उन लोगों की कीमत लगाई जाती है, किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़। क्या यही चलता रहेगा सारी जिंदगी हमारे मुल्क में? देखिए, जिस तरह रिजवान आतिफ साहब ने बताया है कि वेस्टर्न ममालिक में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, वो यहाँ पर तो बिल्कुल माजरत के साथ पंजाब हुकूमत हो या केपी की हुकूमत हो, हमारी जो जिले इंतजामिया वो इन चीजों में नाकाम नजर आती है, और हुक्मरान जो है वो काफी खरगोश के मजे ले रहे होते हैं। और जब कुछ सानिया हो जाए तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक रवायती सी मजम्मत आ जाती है, 10-15 लाख रुपया इंसानी जान की कीमत लगा दी जाती है। वो किसी तौर पर भी, चाहे जितने मर्जी पैसे हों, वो किसी एक जान की कीमत का अजाना नहीं बन सकते। मतलब आपको एक रियासत माँ होती है और रियासत का काम होता है कि वो बचाए, और इसी तरह हमारी जो पाक अफवाज है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे रेस्क्यू के इदारे जहाँ नाकाम होते दिखाई देते हैं, वहाँ पाक फौज के जवान जो हैं
وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور ریسکیو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سوات کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر سب سے بڑی نااہلی کی کے پی کے گورنمنٹ کی بات یہ تھی کہ وہ اڈیالہ کے اندر موجود تھے اور مصر تھے کہ مطلب پہلے جا کر تنخواہ دینے انتظامیہ میرے نیچے کام کر رہی ہے. ان کو تو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ان کے نیچے انہوں نے جو ریسکیو کے ادارے ہیں ان کو مستحکم کیا ہے یا نہیں کیا, اور اس چیز کا کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے. وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ٹکر کے آدمی کے طور پر خان صاحب نے ان کو لانچ کیا تھا. اور آدمی صاحب کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ صبح میں وہ کوئی بڑکے مارتے ہیں اور رات میں وہ گھوڑے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو اس جیسا نااہل آدمی مجھے تو لگتا ہے کہ سرفراز کر گیا ہے. وقار اسلم صاحب, میں گنڈا پور کی ایک اور تعریف آپ کو سنا دوں. گنڈا پور صاحب عمران خان سے پہلے وہ فرما رہے تھے کہ جی عمران خان سے مشاورت ہوگی تو بجٹ پیش ہوگا. پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, کہاں سے ان کو میسیج رسیو ہوا, انہوں نے وہ بجٹ پیش کر دیا. پھر علیمہ خان صاحب آ گئی, انہوں نے پھر وہ تنقید وہی کریٹیسائز انہوں نے ان کے اوپر کر دیا, گنڈا پور کے اوپر. مجھے یہ بتائے کہ گنڈا پور صاحب عمران خان سے منافقت تو نہیں کر رہے؟ منافقت کی انتہا کو پہنچے پڑے ہیں. وہ تو یہ بھی پیغام اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کو مقتدرہ کو دیتے ہیں کہ میری جان خلاصی کرائیں اور مجھے ملنے نہ کیا جائے, ورنہ میرے پہ پریشر آ جاتا ہے اور پھر مجھے ون عمل درآمد کرانا پڑتا ہے. تو میری ملاقات ہی آپ رکھوا کر رکھیں. وہ خفیہ یہ پیغامات پر بھجواتے ہیں. اور رہی بات ان کی گورننس کی, تو گورننس ان کی عثمان بزدار کی نااہلی کا بھی ریکارڈ توڑ گئی ہے. وہ تو چلے فائلیں پڑھ رہے تھے, سیکھ رہے تھے کرپشن جو کچھ بھی ہو رہا تھا, لیکن کم از کم ادارہ جاتی بدحالی اور اتنی زبوں حالی نہیں تھی جو آپ کے پی کے میں دیکھنے میں آ رہی ہو. اچھا وقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان جو سیاست کے اسکالر ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ بوزدار ایک بیک ورڈ علاقے سے آیا ہوا بندہ ہے, جن کو یہ نہیں پتا. وہ ایک ان کی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے فرمایا کہ میں تو سیکھ رہا ہوں. جب وہ سیکھ رہے تھے تو عمران خان صاحب آپ کو ان کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر چلو ان کو چھوڑو, ان کا معاملہ ختم ہو گیا, وہ چلے گئے, بیک ڈور چلے گئے, ختم ہو گئے. تو گنڈا پور کا تو ساروں کو پتا ہے, گنڈا پور کو تو عمران خان کا پتا ہے, ٹھیک ہے نا. عمران خان کو پتا ہے گنڈا پور کا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کارکنان کو لے کے جاتے ہیں اسلام آباد, وہاں سے وہ فرار ہو جاتے ہیں. یہ کیا ان کا یہ کھیل ہو رہا ہے, معاملات ہو رہے ہیں کیا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ, عمران خان کو یہ پی ٹی آئی کی یہ جو لیڈرشپ ہے یہ رہا کروا پائے گی؟ 2 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان آج رہا ہو رہا ہے, عمران خان عید کے بعد رہا ہو رہا ہے, عمران خان پرسوں رہا ہو رہا ہے. میں نے تو یہی سنا ہے, مجھے کوئی ان کا پریکٹیکلی ورک نظر نہیں آیا. میں اس چیز پر 2 چیزوں پر بیان کروں گا. نمبر 1 کہ عمران خان کو دھوکہ دیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ امین گنڈا پور ہے جو آپ کی لڑائی لڑ سکتا ہے, اور یہ لابی کے ذریعے آیا ہے. اور دوسری بات ہے, یہ لایا گیا ہے عمران خان کی طرف سے نہیں لایا گیا, تیسرے ہاتھ کی طرف سے لایا گیا ہے. کیونکہ اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس تیسرے ہاتھ کے ساتھ مل کر ان کے پیغام کو ایک پیغام رساں کے طور پر کام کر سکتا تھا. ان کو اعتماد لایا گیا, اعتماد میں انہیں لیا گیا, اور تب جا کے عمران خان نے یہ سٹیپ اٹھایا. مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں میرا یہ لابی گا. اب دیکھیں, اگر وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہوا ہوتے تو آج میرے خیال میں وہ احتجاج میں سب سے آگے ہوتے, سب سے پہلے وہ احتجاج کرتے. چلے اگر مانتے ہیں پنجاب حکومت میں ان کی پابندی ہے, نہیں کر سکتے. کے پی کے میں کیا پابندی ہے ان کی؟ کبھی انہوں نے وہاں پر کے پی کے میں عمران خان کے لیے کچھ آواز اٹھائی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. 1 جلسہ کیا یا 2 جلسے کیے آپ نے ان کے لیے؟ عمران خان ایک ہائی جیک ہوا ان کی طرف سے, لابی کی طرف سے, اور دوسرا پریشر تھا وہ تھرڈ پارٹی تھی جنہوں نے یہ پریشر دے کر عمران خان امین گنڈا پور کو لے کر آئے ہیں. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ ایک دن بعد ضرور کھلے گی یہ لابی کون تھی, اور آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وقار صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہوگا کہ وہ پارٹی ہی لائی گئی ہے اور اس کو لانچ کیا گیا ہے. اچھا وقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر یہ 10 خراب والی کیا کہانی ہے؟
जी देखेंगे 10 खरब वाली कहानी में वो पंजाब गवर्नमेंट की कोई वो 2-3 नहरें नहीं बहा रहे, मुझे इस चीज का आइडिया है, लेकिन इसका अगर हम फैक्ट चेक करें तो 5.8 खरब रुपए का बजट है टोटल, उसमें 10 खरब रुपए की आप खुद बताइए कि किस तरह से मतलब बदनवानी हो सकती है। तो ये फेक प्रोपेगेंडा था, स्क्रीनशॉट्स मैंने वेरीफाई किए, पब्लिक न्यूज का शॉट वायरल था कि पब्लिक न्यूज ने ये खबर नशर की है करप्शन स्कैंडल की, तो मैंने पब्लिक न्यूज की रिपोर्टर से इस चीज का पता किया, तो उन्होंने बताया कि वो स्क्रीनशॉट फेक है। और ये जो करप्शन की कहानी है, करप्शन चल रही होगी पर इतने बड़े पैमाने जब बजट ही आप देखें कि 5 अच्छा या 8 वकार साहब मुझे ये बताएं, चलो 10 खरब वाली कहानी में मान ली मैंने कि वो गलत है, बिल्कुल झूठ है, तो अरबों में है, खरबों में है, कोई करप्शन हो रही है पंजाब के अंदर? करप्शन ऑब्वियसली चल रही है, और मैं तो ये मतलब प्रोग्राम्स में कहता रहूं कि मतलब मरियम नवाज चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितनी मर्जी आगे नजर आए, लेकिन वो उस्मान बुज़दार की ही तरह चापलूसों में गिरी हुई है। वो चाहे फाइल को अच्छी तरह पढ़ लेती हैं, उस्मान बुज़दार का फाइल वाला वाकया हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं फरूख शहबाज बड़ाइट साहब, उन्होंने ये सवाल दागा था उस्मान बुज़दार से या बदनवानी वाला, तो वो बोले थे कि फाइल पढ़नी नहीं आती, तो वो बड़ा वायरल गया था। और उसके बाद फारूक साहब ने माशाल्लाह सीरीज ऑफ जी मैंने देखा है उनको आपके प्रोग्राम से उनके साथ। तो बात ये है कि जो पंजाब के अंदर मरियम नवाज भी है वो चापलूसी के अंदर गिरी हुई है। कल मैं तस्वीर देख रहा था वज़ीर तालीम की, जी वो बिल्कुल, मरियम नवाज को देखकर सलाम कर रहे थे, मतलब जब वो वॉकआउट किया अपोजिशन ने और सारी झाड़ वाले वाकयात हुए, तो वो बड़ा बेई तरीके से उनके सामने मतलब झुके पड़े थे, तो मुझे वो बड़ा मायूब लगा। तो मरियम नवाज भी चापलूसी के का शिकार हो रही है, मतलब जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, उसका उस तरह से चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली वो मैनेज करने से कासिर है, चाहे वो शहबाज शरीफ से थोड़ा ज्यादा मतलब दिखा रही है पब्लिक में अपना एक्सपोजर या हर चीज की मतलब लोग पलक सवारी होती है, मौजूद होती है मौका पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनको अपनी जो गवर्नेंस की तर्ज हुक्मरानी है ना उस पर गौर करना चाहिए। यानी आप तरदीद करते हैं 10 खरब वाली कहानी को? जी उस कहानी की मैं तरदीद करता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उनकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है जिसको उन्हें लुक करना चाहिए, ताकि वो एक अपने आप को एक पाकिस्तान की कौमी लीडर के बाद बनवा ये हमारे मुल्क में वकार साहब ये होता है कि जब तक सिस्टम चल रहा है तो ठीक चल रहा है, जब ये सिस्टम आउट होगा, नए जनरल इलेक्शन आएंगे, तो उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी तो फिर बाद में जाके पता चलेगा कि जी मरियम नवाज ने कितनी करप्शन की है। चलो खैर, ये सोशल मीडिया में पीटीआई वाले तो ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे 10 खरब वाली कहानी को लेके, चल वो तो हो गया। रिजवान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये पंजाब के अंदर हमारे पंजाब के जो लोग हैं, खास तौर पे हम जनूबी पंजाब का जिक्र करें तो जनूबी पंजाब को क्या दिया गया है हुकूमत की तरफ से? हमेशा जनूबी पंजाब को हुकूमत की तरफ से लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ भी नहीं दिया जाता। हमारे जनूबी पंजाब की एक रिवायत रही है, थाना कचहरी के अलावा वो उनको कुछ नहीं चाहिए होता। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बहुत पुरानी बात है कि भुट्टो साहब का दौर था और खर साहब जो थे मुस्तफा खर साहब, और वो वहां पर गए और उन्होंने पूछा कि खर साहब आपको क्या चाहिए, क्या खास चीज चाहिए? उन्होंने कहा सर मुझे फलां कमिश्नर या फलां बंदे का। और देखिए वो एक उसका पानी और बिजली के वजीर बने थे और उनकी डिमांड देख ली। हमारे यहाँ यही कुछ है, जनूबी पंजाब में तो कुछ भी नहीं दिया जाता। वो जैसे कहते हैं ना, जब बजट बचता है ना, जो बजट बनाया जाता है, जो चलता है, वो जनूबी पंजाब के रूप किया जाता है कि आपको सिर्फ इतना महदूद बजट दिया जाता है। हालांकि अगर आप एनालिसिस करें तो रेवेन्यू जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे कारोबारी लोग हजरात हैं, क्योंकि वो एफडीआर और बाकी चीजों के अंदर आ जाते हैं। और आप अपर पंजाब या दूसरी साइड पर देखें, वहाँ लोगों की जो है ना बिजनेसेस बहुत ज्यादा है, वो तरतीब के साथ चलते हैं और इस तरह चलते हैं कि उनके रेवेन्यू बजट
टैक्सेस बहुत कम बनते हैं और हमारे टैक्सेस बहुत ज्यादा बनते हैं, और हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके अपर पंजाब को दे रहे हैं, और अपर पंजाब हमें क्या दे रहे हैं, तहसील का तबादला, तहसीलदार का तबादला, एसी का तबादला या कचहरी में एसएचओ का तबादला, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा। मुझे ये नहीं रिजवान साहब, ये हुकूमत तो नहीं कर रही ना तबादले, ये हुकूमत तो नहीं कर रही, ये तो आपकी मुतलका जो MNA MPA साहब है ये तो वो करवा रहे हैं। जब डिमांड की जाती है तो वो उनके पास बजट ही नहीं होता कि वो हमारे साउथ पंजाब में कुछ दे सके। हमारे पास साउथ पंजाब में तो देखिए, आप आए, आप साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमारी सड़कें साउथ पंजाब को रिजवान साहब, साउथ पंजाब को दिया जाता है, लेकिन साउथ पंजाब के जो माशाल्लाह ये जो ऐवान में बैठे ये बड़े बड़े मगरमच्छ है, ये कुछ नहीं देते उनको। सर दिया जाता है, वो कभी रिलीज हुए हैं सर? आप बताएं कब रिलीज हुआ है? जनाब बिल्कुल दिया जाता है, आप बैठिए सिस्टम में देखें। सर जितना बजट अगर आप एनालिसिस करते हैं अपर पंजाब से, साउथ पंजाब का उतना शेयर मिलता है? आप ये बताएं मुझे। देखिए फिर अपर पंजाब की आप बात कर रहे हैं तो अपर पंजाब में चीजें तो वैसी है ना। आप जनूबी पंजाब में क्या है, जनूबी पंजाब को तो एक सड़कें चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छी मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, और ये चीजें चाहिए। ये तो वो तो जनूबी पंजाब में सहूलियात नहीं है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रोल आपके मुतलका MNA MPA साहब का है, जो वजीर आजम से, CM से, बाकी लोगों से, मिनिस्टर से मिलकर वो करवाए मंजूर, फिर उनकी नाकामी है ना। मैं एग्री करता हूँ इस बात के कि ना हमारे MPA हजरात या MNA हजरात को इस चीज का विजन है ही नहीं कि हमने अपने बजट को किस तरह लेकर आना है। उनको सिर्फ अपनी सीट से गर्ज है। चलो उनको अपनी सीट ने कहा कि उनको अपनी सीट से गर्ज है तो फिर ठीक है, वो अवाम लॉलीपॉप अवाम को दिया जाता है बन। वकार साहब सुन रहे हैं मुझे? वकार असलम साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ। वकार साहब मुझे ये बताइएगा कि वफाक के अंदर क्या चल रहा है? वफाक के अंदर आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो बजट से पहले वॉकआउट कर दी थी, बहुत बड़ा उन्होंने इस पर एतराज़ात किए थे, लेकिन उसके बाद मतलब इस तरह से उनको जो मुक़तदरा है उसने उनको इकट्ठे बिठाया कि 6 बजे बनकर आपने साथ रहना है, आपको हम सीटें दिलवा देते हैं, और वो सीटें दिलवाने के बाद आपको फिर कशाश नजर आ रहे हैं। बजट भी आपने देखा पास हो गया बगैर किसी तब्दीली के, या जो चीजें बिल्कुल नामंजूर की जा रही थी से। कल तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी इस पर अपना लाएमल जारी किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, तो वो भी एक एहतजाजी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो उस किस्म का एहतजाजी प्रोग्राम मुझे दिखाई दे रहा है, और जो अलायंस में लोग हैं हुकूमत के साथ उसी तरह से रहेंगे, और बजट पास हो गया और उसी तरह से सारी चीजें मनवाई जा रही हैं। बाकी जो साउथ पंजाब की हम बात कर रहे थे, तो बाकी साउथ पंजाब को उन्होंने बेसिक मसाइल में इतना फंसा दिया है कि एक अच्छी सड़क बनना, साफ पानी का मुहैया होना, या बेसिक सेहत की सहूलियात मैसर होना ही एक बहुत बड़ा ख्वाब नजर आता है वहाँ के लोगों को। तो उनको बेसिक नेसेसिटीज में इतना फंसा दिया है। इवन आपके जो चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बज़दार, उनके इलाके कौनसा में लास्ट स्कूल जो बना था वो 1937 में बना था, मतलब जंग आजादी से, मतलब पाकिस्तान आजाद होने से पहले। तो ये तो हमारी तरजीहात है कि मतलब हमारे जो चीफ मिनिस्टर जहाँ के रहे वो भी अपने इलाके में एक स्कूल या कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं बनवा सके। नहीं वकार साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी है एक तरफ ये बजट से वॉकआउट कर जाते हैं, दूसरी तरफ ये फिर अब प्रेसिडेंट उनका पीपल्स पार्टी का बैठा है, तो ये क्या फिल्म चल रही है? बजट से वो वॉकआउट कर गए थे ना, उसके बाद फिर उन्हें अच्छे बच्चों की तरह बिठा दिया गया। वो सूचना थोड़ी सी करेंगे PSM के लिए, लेकिन मुझे कोई ज्यादा उनका लाएमल दिखाई नहीं देता इस हवाले से, क्योंकि उन्हें समझा दिया गया है कि आपको रिजर्व सीट्स दी जा रही है, PTI से छीन के PTI का नामो निशान खत्म किया जा रहा है। तो अब आप अगर अलायंस में इकट्ठे ना रहे तो फिर आप
उम्मीद है कि और पीपल्स पार्टी भी इस पर अब गौर कर रही है और आप देखेंगे कि नरमी आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगी वफाकी हुकूमत अच्छा, के लिए। वकार साहब, इमरान खान को कब तक आप बाहर आता देखते हैं? मैं इमरान खान को अगले 1 साल तक बाहर आता नहीं देख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जब अपने रेंज से चलेंगे तभी वो बाहर निकल पाएंगे। जब तक वो इधर उधर की जो बात कान में पड़ेगी, जो मुलाकात जाएगा और कुछ कहेगा, उस पर अमल करते रहेंगे और सुबह को कुछ, शाम को कुछ और कभी कुछ ट्वीट्स करते रहेंगे। तो वो जब एक आइस ब्रेकिंग हो रही होती है, जब एक थोड़ा हालात सुधर रहे होते हैं, तभी कोई ऐसी ट्वीट आ जाती है जिसके बाद खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा दिखाई देता है। तो खान साहब 1 साल तक मुझे नहीं लगता, जब वो अपनी लेकर चलेंगे ना, अपनी इनसाइट्स पर चलेंगे, तब मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर कुछ कर सके। वो उनका मसला ही ये रहा है इमरान खान साहब का कि कान में जो भी बात पड़ती है बिला तहकीक वो उस पर अमल करने लग जाते हैं और फिर जब दूसरी बात पड़ती है तो उस बात पर अमल करने लग जाते हैं। एक लाइन और लेंथ लेनी पड़ती है लीडर को, जो कि खान साहब जब वजीर आजम थे तब भी नहीं ले पाए और अभी भी नहीं ले सकते। रिजवान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि जैसे वकार साहब ने कहा कि 1 साल तक इमरान खान बाहर आते नजर नहीं आ रहे, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है? एक दफा तो जब हम पिछले टेन्योर की बात करें तो एक तरफ तो वो पंजाब असेंबली से वो सारों को इस्तीफा दिवा के पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर बाद में उनके ऊपर जो जुल्म होता है वो तो फिर सारों को पता है। उसके बाद वो केपीके भी, आप सुनने में बात ये है कि केपीके को भी वो उन्होंने कहा है कि आप रिजाइन दें और केपीके असेंबली को आप तहलील कर दें। यानी अब वो एक नई फिल्म, यानी वो खुद को मुश्किल में उन्होंने डाला हुआ है। उनको चाहिए था कि वो गवर्नमेंट के साथ वो कहते हैं ना जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खुद कहते हैं कि जी मैं बात करूंगा, तो उनको बात कर लेनी चाहिए थी। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप चुप करके बैठ जाते, वही लोग वही चलते, वही आपको सीजन मिल जाता, वही चीजें आपको प्लेट में आ जाती। चुप करके आप हुकूमत कहते हो, हुकूमत करने के बाद जो कर, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर आपने बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टूड है कि इमरान खान ने अपने आप को खुद ही बनाया है, क्योंकि उनके अंदर फैसले की ताकत जरूर है, यानी कि वो अपना फैसला कर लेते हैं, उसके बाद उस पर डट जाते हैं, मगर उस फैसला करने से पहले वो सोचते नहीं है कि इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कैसे। जैसे वो कह रहे हैं कि 1 साल तक भी नजर आने का, मैं तो ये कहता हूँ इस हुकूमत तक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और शायद जब तक आगे फील्ड मार्शल साहब तक ये चलता रहेगा, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे। उसकी वजह उनके अपने फैसले और वो गलत फैसले हैं। अब जैसे असेंबली का इस्तीफा दे देना, फिर असेंबली के लिए फिर आपने बाहर बैठना, फिर इस्तीफों को मंजूर करवाने के लिए फिर तगदो करना, फिर उसके बाद ये है कि जैसे आप बात कर रहे थे कानों के कच्चे होना, तो ये एक लीडर बनने की कोशिश कर तो रहे हैं, लीडर है भी सही, इसको नो डाउट वो मानते हैं, मगर एक सियासत यानी कि पॉलिटिक्स भी एक गेम है। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है। आप पॉलिटिक्स को क्या आप क्रिकेट गेम के साथ तो नहीं मिला सकते ना, तो मेरे ख्याल इस दोनों ने उन्होंने मर्ज कर दिया क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ, और पॉलिटिक्स को मर्ज कर दिया क्रिकेट के साथ। भाई पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, किसी न किसी टेबल पर आपको बैठना पड़ता है। जब तक आप ये नहीं कर पाते तो आप पॉलिटिक्स नहीं ले जा सकते। आप अब पॉलिटिक्स में आए, आप आने के बाद गरीब आवाम की मदद करें, ये आपकी हमदर्दी है। आपका ये ठीक है हीरो बन जाना, मैं मानता हूँ, आपको तस्लीम करता हूँ कि आप डट गई है, मगर ये देखें कि आपकी वजह से आवाम कितनी पिस रही है। अगर और हुकूमत के हालात, मुल्क की हालात आपकी वजह से कहाँ जा रहे हैं। आप पॉलिटिक्स ऐसी करें, ऐसी धरती या इख्तियार करें, ठीक है आप असूलों पर डट जाए, मगर मुल्क की खातिर तो कहीं ना कहीं टेबल पर आपको बैठना होगा। अगर आप टेबल पे नहीं बैठेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप हमारी पूरी तारीख उठा लें कि कौन सा ऐसा बंदा है जो टेबल पर ना बैठा हो। नहीं, ये रिजवान साहब इन्होंने नहीं बैठना। खान साहब बाजिद आदमी हैं, उनको जो भी ऑफर दी जाती है वो ठुकरा देते हैं। वकार साहब, आखिरी सवाल आपसे है। आपने पिछली 1-2 सवाल में आपने डिस्कस किया जो हमारे वजीर तलीम में राना सिकंदर साहब जो सर झुका के वजीर आला पंजाब साहिबा के सामने खड़े थे,
تو کیا اب یہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے اپوزیشن والے؟ جیسے وہ سپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، یہ مریم نواز کی اسپیچ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اتنی بھی پابندی ہے؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ جو مودی کی ترجیحات ہے وہ تو یہ ہے کہ مطلب فل ایک مطلب ڈکٹیٹرشپ والا دور ہے۔ پیک ایکٹ جب آیا عمران خان صاحب بھی بنا کے گئے، اور پیک ایکٹ کے تحت بھی ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عمر عادل، انہوں نے کہ مریم نواز کی حکومتی پالیسیز پر تنقید کر دی تھی، تو پھر اس کے بعد وہ اتنے انفلوئنشل آدمی ہونے کے باوجود ان کو 4 ماہ کے MPL گزار کے آنا پڑے۔ تو پیک ایکٹ کا نفاذ تو ہے ہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کی انتہا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں، MPs ہیں، وہ اگر کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف طرز تخاطب تو بلاول بھٹو کا بھی یہی ہے، ان کو اگر کوئی ان کی کریکشن کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایڈیٹ آگے سے کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے فواد چودھری کو کہا۔ اس کے بعد ان کی جو پارلیمنٹ میں تقریر تھی اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، تب بھی وہ بڑا مطلب پیپلز پارٹی نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا PTI کو۔ تو وہ تو چاہتے ہی ہے، اور قریب یہ ہوگا کہ PTI کا بالکل نام و نشان جو ہے، مطلب جس طرح ایک فیصلہ آیا ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کو مجھے لگتا ہے PTI کا نام بھی لے لیا جائے گا۔ PTI ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پینل میں وقار اسلم صاحب سینئر تجزیہ نگار اور رضوان عارضی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہمارے پروگرام میں شامل تھے۔ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ عمران خان کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان کو اپنے حق میں اپنی سوچ کے ان کو باہر آنا چاہیے اور PTI کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ PTI کی جتنی بھی قیادت ہے، علی امین گنڈا پور کی سمیت، وہ ساری ناکام ہو چکی ہے، اور 1.5 سال سے عمران خان جیل کے اندر کال کوٹلی میں وہ جل رہا ہے، وہ گرمی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، اور وہ اپنے موقف پہ ٹھیک ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن ملک کی خاطر ان کو سوچنا چاہیے۔ ناظرین، نئے پروگرام میں نئے ایشو کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عارف اشرف جدوئی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔